बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर शाही, एडवोकेट, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल लीगल इश्यूज़। आज हम बात करेंगे फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज़ के ऊपर। सिविल केसेस के अंदर अगर हम बात करें तो एक बहुत अहम ये चीज़ है कि इश्यूज़ फ्रेम होते हैं और ये इसको सीखने की ज़रूरत होती है। अब इश्यूज़ क्या होते हैं, कौन सा कानून इनको डील करता है, इसमें क्या एहतियातें हो सकती हैं, कोर्ट की क्या पावर्स हैं, ये आज हम डिस्कस करेंगे। ज़रूरी तो है ये वकला के लिए कि वो इसे पढ़ें। कानून की बात करें तो ये सीपीसी का ऑर्डर अगर आप पढ़ें 14, तो इसके रूल्स हैं 1 to 7, इसको आप मुलाहिज़ा फरमाएं तो इसके अंदर डिटेल्स दी हुई हैं इश्यूज़ के बारे में, कैसे फ्रेम करेगा, कैसे नहीं करेगा, किन चीज़ों पे फ्रेम होंगे इश्यूज़। ये तो वकला के पढ़ने की बातें हैं, लेकिन आम आवाम, बाज़ दफ़ा सारे वकला भी नहीं पढ़ते किताबों को, शौक़ नहीं होता, तो इसलिए आम आवाम को भी अवेयरनेस होनी चाहिए कि कभी कोई जब कॉन्सेप्ट बेसिक हमारे जहन में कभी ना कभी होगा ना कि इश्यूज़ ऐसे भी हो सकता है, तो फिर इंशाल्लाह हम वकील साहब को भी कोई राय दे सकेंगे कि ये इस मौके पर ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्वेश्चन तो कर सकेंगे एटलीस्ट, अगर हमने जाना होगा। तो ये जो इश्यूज़ फ्रेम होते हैं ये हमेशा सिविल केसेस में, सिविल मैटर में, लड़ाई झगड़े वाले, बाजू तोड़ दिया, जनाब मर्डर कर दिया, इन चीज़ों में नहीं। सिविल केसेस में कोई डिस्प्यूट है, हमारा प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है, फैमिली डिस्प्यूट है, इसमें फिर कोर्ट देखती है कि दो पार्टीज़, एक ने दावा दायर किया है, दूसरे ने जिसके ख़िलाफ़ दावा दायर किया है तो वो जवाब दावा देता है। दोनों पार्टियां आ जाती हैं कोर्ट में। अदालत देखती है कि इनका बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, फड्डा किन किन चीज़ों के ऊपर है। तो फिर अदालत उन चीज़ों को देख के तो इश्यूज़ फ्रेम लिख देती है। इश्यूज़ इनके दरमियान एक तो ये इशू है कि जनाब ये फ़लाँ तनाज़ा, दूसरा ये यानी ये बात कर रहा है प्लेंटिफ, और डिफेंडेंट जो है वो उससे उल्ट बात कर रहा है, मानता नहीं उसकी बात को। तो जहाँ जहाँ एट वेरिएंस होंगी इनकी राय, वो इशू निकाल के, अच्छा इनकी प्लीडिंग्स के अंदर ये इशू बन रहा है जिस पे ये सेट मुत्फिक नहीं है, तो फिर वो इशू फ्रेम करेगी कोर्ट। इशू दो किस्म के होते हैं, एक इश्यूज़ ऑफ फैक्ट होते हैं, एक इश्यूज़ ऑफ लॉ होते हैं। जब भी प्लीडिंग्स हों, जब भी दावा जवाब दावा दोनों पार्टियां आ गई, दो किस्म के इश्यूज़। एक तो कानून की बात करेंगे, वो कहेगा कानून ये है सर कि ये मिसाल के तौर पर कि अदालत जो सुन रही है इसको तो इख्तियार समाअत ही नहीं है, इस किस्म का दावा आप नहीं सुन सकते, आपसे बड़ी अदालत सुन सकती है। जितनी मालियत का दावा ये तो आप सुन नहीं सकते, ये तो अब ये डिसाइड करना है, ये दूसरी पार्टी कहती है आप सुन सकते हैं, ये कहते हैं नहीं सुन सकते। देखा जाएगा कानून देख लेते हैं। कानून कहता है कि इतनी मालियत का दावा ये सिविल जज सब सुन सकते हैं, इतनी मालियत का दावा ये डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाएगा। तो ये कानून देख के तो ये इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा कानून की बेसिस पे। कानून इस पे पाबंद कर देगा कि इतनी मालियत का ये सुनेगा, इतनी मालियत। तो ये इशू हुआ कानून का, इशू ऑफ लॉ। दूसरा होता है इशू ऑफ फैक्ट। वो कहता है मैंने इसको पैसे दिए हैं, वो कहता है नहीं दिए, अब ये गवाह लेके आएगा, वो भी गवाह लेके। ये है इशू ऑफ फैक्ट, कैसा हुआ था या नहीं हुआ था, मामलात जो थे उनको साबित कर। ये दो किस्म के इश्यूज़ हो गए, इशू ऑफ लॉ, इशू ऑफ फैक्ट। तो ये वो कोर्ट जो है, सिविल कोर्ट जो है, फैमिली कोर्ट जो है, वो इश्यूज़ फ्रेम 2, 3, 4 जितने भी वो इश्यूज़ फ्रेम करती है। एंड वाला इशू होता है कि रिलीफ जो है वो क्या देना चाहिए। अब जब इशू फ्रेम किया जाता है, पहला इशू फ्रेम किया, दूसरा किया, तीसरा किया, और साथ ही हर इशू के आगे लिखा होता है OPP या OPD। ये OPP और OPD क्या है? OPP का मतलब ओनस ऑफ प्रूफ इज़ ऑन प्लेंटिफ, दूसरा OPD ओनस ऑफ प्रूफ ऑन डिफेंडेंट। ये OPD OPP लिखा होता है हर इशू के कि ये इशू है, ये साबित किसने करना है। आगे छोटा छोटा OPP OPD, इसका मतलब है प्लेंटिफ ये जो है साबित करेगा या डिफेंडेंट साबित करेगा। तो यूँ इश्यूज़ फ्रेम कर दिए जाते हैं। फिर रूल 2 इसका कहता है, ऑर्डर 14 का रूल 2 कहता है कि कोर्ट के पास ये पावर है कि कोर्ट ये देखेगी कि अगर कोई केस आ गया, उस केस के अंदर इशू ऑफ फैक्ट भी है, इशू ऑफ लॉ भी है, दोनों इश्यूज़ हैं। अच्छा जी, दोनों डिसाइड करना। अब कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो पहले इशू ऑफ लॉ को पकड़े, उसका इशू फ्रेम करे कि ये इशू ऑफ लॉ है, इसको ही डिसाइड करना है।
उसको रहने दे, इशू ऑफ फैक्ट को वो बाद में डिसाइड, पहले इसको डिसाइड कर लें, उसके बाद वो वाला इशू भी करेंगे सेटल। पहले इसको सेटल कर ले कोर्ट के पास, ज़रूरी नहीं है सारे इकट्ठे ही करना है। इशू ऑफ लॉ को पहले भी ले सकती है कोर्ट, ये कोर्ट की पावर है। अब कोर्ट ऑर्डर 14 का रूल 3 क्या कहता है? रूल 3 कहता है कि कोर्ट किन किन चीज़ों में से ये मटेरियल लेगी, ये इश्यूज फ्रेम करेगी। वो कहता है सबसे पहले कि अगर कोई बंदा एलिगेशन लगा रहा है ऑन ओथ तो वो कोर्ट इशू फ्रेम कर सकती है। कोई बंदा प्लीडिंग जो उसने लिख के जो दावा तैयार किया उसके अंदर से ले सकती है। फिर कोई बंदा उसके बिहाफ पे, मुद्दई के बिहाफ पे कोई बंदा पेश होता है अदालत में, कोर्ट उसमें से ले सकती है। दूसरा, इसमें से जो जवाब में कोई एलिगेशन बंदा लगा रहा है उसमें से ले सकती है। ये सारे केस में से कोर्ट ले सकती है। या जो डॉक्यूमेंट्स कोर्ट के अंदर प्रोड्यूस किए जाते हैं उन डॉक्यूमेंट्स में से भी कोर्ट इश्यूज ले सकती है कि ये इशू बन रहा है इनका, ये इशू बन रहा है, वो इश्यूज कोर्ट इस तरह से फ्रेम कर सकती है। सारी जितनी भी प्लीडिंग्स हैं, जितना भी केस है उसमें से ले सकती है। जो मुद्दई की तरफ से कोई बंदा पेश हो, कोई डॉक्यूमेंट पेश हो, या मुद्दाअलय की तरफ से कोई डॉक्यूमेंट पेश हो, कोई बंदा पेश हो, उनकी प्लीडिंग्स में से कोर्ट नोट कर सकती है। कोर्ट की डिस्क्रिशन। ऑर्डर 14 का रूल 4 कहता है कि कोर्ट जो है ये इश्यूज फ्रेम करने हैं कि इनके दरमियान क्या क्या मामलात पे डिस्प्यूट है जो रिजॉल्व नहीं हो रहा, फटा किन किन चीज़ों पे, कौन से पॉइंट कोर्ट ने फ्रेम करने हैं इश्यूज। कोर्ट सोच रही है जनाब क्या इश्यूज फ्रेम करूं। साथ ही फिर कोर्ट ये कर सकती है कि अपने दिमाग को ज़रा वसी करने के लिए कुछ इंक्वायरी कर सकती है। कोर्ट कह सकती है कि कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस, फलां डॉक्यूमेंट तो लेके आओ पहले, फिर इशू फ्रेम करेंगे। कोर्ट डॉक्यूमेंट मंगवा सकती है। कोर्ट किसी फलां, ये मैंने जो पढ़ा है दावा जवाब दावा, तो ये फलां बंदा जो, इससे तो ज़रा बुला के लाओ, गवाह जो है इसके अंदर, मैं इसको ज़रा देखना। वो बंदा आता है, उससे कोर्ट को सवाल जवाब कर सकती है। तो कोर्ट किसी विटनेस को, किसी डॉक्यूमेंट को तलब कर सकती है कि लेके आओ ज़रा, मैं पहले ये चेक करूं, इंक्वायरी करूं, फिर उसके बाद मैं इशू फ्रेम करूंगा, मेरे जहन में फ़लाँ चीज़ पॉइंट बड़ा अटक रहा है। तो फिर कोर्ट बुला सकती है, बुला के उसके बाद इशूज़ फ्रेम करे। ये भी कोर्ट की डिस्क्रिशन है। फिर रूल 5 कहता है इसका, ऑर्डर 14 का रूल 5 पढ़ें तो वो कहता है कि कोर्ट के पास ये भी इख्तियार है कि कोर्ट किसी इशू, कोर्ट ने इश्यूज फ्रेम कर दी, कोर्ट कहती है ये इश्यूज जो मैंने 5 फ्रेम किए हैं इनमें से ये चौथा जो है, चौथा इशू ये कोई बनता नहीं है, नहीं फ्रेम करना चाहिए। कोर्ट उस इशू को ख़त्म कर सकती है, कोर्ट की पावर है। कोर्ट कहती नहीं, ये जो तीसरा इशू मैंने फ्रेम किया तीसरे नंबर पर, तो ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, इसको अमेंड करना चाहिए, मुझे इसको थोड़ा तब्दील करना चाहिए। कोर्ट के पास पावर है। ये ऑर्डर 14 और इसका रूल 5 उसको एम्पावर करता है अदालत को कि जज साहब उसको थोड़ा सा अमेंड कर दें, थोड़ा चेंज कर दें, ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। कोर्ट के पास ये भी पावर है। ये रूल 5 कह रहा है कि अदालत यानी जज साहब वो कोई एडिशनल इशू भी फ्रेम कर सकते हैं। इशू उन्होंने 5 फ्रेम किए थे, कहते नहीं मेरे जहन में 2 इशूज़ और बनते हैं, मैंने ये ऑब्जर्व कर लिया। जज साहब दोबारा जो एडिशनल इश्यूज़ फ्रेम करेंगे, 2 इश्यूज़ और फ्रेम कर सकते हैं कि ये भी इनके तनाज़ा, इसका भी हल होना चाहिए। ये ऑर्डर 14 का रूल 5 उसको एम्पावर करता है। इस तरह रूल 6 उसको कहता है कि अगर कोई 2 पार्टीज़ हैं वो खुद से ही कोई एग्रीमेंट कर लेती हैं आपस में कि हमने जनाब एग्रीमेंट कर लिया है, हम मुत्तफिक हैं इस चीज़ पे, तो कोर्ट में लेके आते हैं कि जनाब आप इसको अपनी ओपिनियन दे दें, हमने इशू खुद ही फ्रेम कर लिया है, हम कहते हैं ये इशू है हमारा, इस पे आप अपनी ओपिनियन दें, हम इसको मानेंगे। तो कोर्ट फिर ऐसी जो उनके पास इशू लेके आया जाता है, कोर्ट उस अपनी ओपिनियन दे के उसको फाइनली डिक्री कर सकती है, इस पे जजमेंट प्रोनाउंस कर सकती है कि ये अगर कोर्ट समझती है कि जो इन्होंने जिस पॉइंट पे एग्रीमेंट किया है ये गुड फेथ पे इन पार्टीज़ ने किया है, तो कोर्ट इस इशू को रिजॉल्व करके तो इस पे जजमेंट भी प्रोनाउंस कर सकती है। तो उम्मीद है कि आपने आज इश्यूज़ जो अदालत में सिविल केसेस में, दीवानी मुकदमाजात में इश्यूज़ फ्रेम किए जाते हैं, ऑर्डर 14 इसके रूल 1 to 7, आपने इसके बारे में कुछ ना कुछ ओवरव्यू आपको मिल गया होगा। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।